फुल साइलेंट कर दिया। 1 लो एक्शन। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबीबा मिसबा अहमद। मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूं हमदर्द मतब नाज़माबाद में और एज ए डिप्यूटी मैनेजर इन क्लिनिकल साइंस डिवीज़न। आज उम्मीद करती हूं कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं, WHO ने 17 सितंबर को एक दिन मुख्तस किया है जिसे हम कहते हैं पेशेंट सेफ्टी डे। पेशेंट सेफ्टी डे के हवाले से उन्होंने एक थीम जो है वो मुख्तस की। उसमें था कि एक्ट नाउ फॉर सेफ एंड रिस्पेक्टफुल चाइल्ड बर्थ, जिसकी थीम है सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे पास जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनमें है तबीबा लीना हमीद, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में और एज अ तबीबा काम कर रही हैं शफाउल मुल्क मेमोरियल हॉस्पिटल हमदर्द यूनिवर्सिटी में। और दूसरी हमारी पैनलिस्ट हैं तबीबा फरीहा अब्बास, जो कि BEMS हैं और एज अ तबीबा नाज़माबाद मतब में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूँगी कि हम क्यों इस टॉपिक पे इतना एम्फेसाइज़ करना चाहते हैं और इसको डिस्कस करना चाहते हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि वो इस मौजू को जानें, इसको समझें और जितनी भी माएँ जो अब जो बन रही हैं या फिर जो बन चुकी हैं उनको मालूमात हो। टोटल जो है वो 810 डेथ्स, मैटरनल डेथ्स होती हैं एवरी डे इन वर्ल्ड वाइड। और जबकि जो है वो अगर हम छोटे बच्चों की न्यू नेटल डेथ्स की बात करें तो 6700 न्यू बॉर्न्स जो है वो एवरी डे उनकी डेथ हो जाती है। और अगर हम देखें इस रिपोर्ट को एनालाइज करें कि ये रेशो किस तरह से जा रहा है, तो एनालिसिस करने पे हमें ये पता चलता है कि जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या लो सोशो इकोनॉमिक एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। और वजह यही है कि लैक ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर तरीके से जो है वो लोगों को, ख़ासतौर से माओं को जो माँ बनने वाली होती है उनको मालूमात फराहम नहीं की जा रही होती। अब इट कुड बी फ्रॉम फैमिलीज़ और इट कुड बी फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जहाँ रेशो हमें अच्छा मिला है उसमें जो है वो स्वीडन, UAE, स्पेन, नॉर्वे, इनमें जो है वो लीस्ट मैटरनल डेथ का रेशो है जो कि एवरेज 5 to 6 जो है वो आता है हमारे पास एवरी डे के हिसाब से। देन अब इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए जो है वो हम अपने पैनलिस्ट की तरफ आते हैं और इनसे जो है वो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं तबीबा लीना हमीद साहिबा से पूछना चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि प्री नेटल, पोस्ट नेटल और पेरीनेटल पीरियड जो है वो ये क्या होता है। जैसे भी आपने बताया कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और जो इन्फेंट डेथ रेट्स जो हैं वो लो सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीज़ में एंड इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ में और स्पेशली हमारे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कॉमन हैं। अगर हम इस चीज़ को समझें तो हमारे पास जो पेरीनेटल, प्रीनेटल और पोस्टनेटल, प्रीनेटल मतलब ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उसकी केयर, पोस्टनेटल केयर का मतलब है ड्यूरिंग बर्थ एंड आफ्टर बर्थ की केयर, और पेरीनेटल जो है वो ओवरऑल ये पूरा फेज़ इंक्लूडिंग 1 ईयर आफ्टर बर्थ। तो एक्चुअली ये डिफरेंट फेजेस हैं केयर की, जिसमें जो फीमेल्स जो है इनको रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो कि बहुत इग्नोर्ड हैं। और यही रीज़न बनता है, एक्चुअली बात यह है कि अगर हम ये जो केयर है, ये जितनी भी फेजेस हैं इनमें प्रॉपर केयर की जाए फीमेल की, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, तो ये इंश्योर करता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी एंड अ हेल्दी प्रेगनेंसी विल रिजल्ट इनटू अ हेल्दी बेबी, जो कि इग्नोर्ड हो रहा होता है। अब जैसे हमारे पास इवन अगर हम देखें कि बिफोर कंसीविंग भी हमारे पास जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो आपने नाम भी बताए हमें बहुत कंट्रीज़ में जिनमें बहुत अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसमें हेल्दी प्रेगनेंसीज़ हैं, और अगर वो हेल्दी प्रेगनेंसी ना भी हो लेकिन उसकी प्रॉपर केयर से इंश्योर किया जाता है कि एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी द मदर इज़ सेफ एंड द चाइल्ड इज़ हेल्दी एंड सेफ। तो उसमें ये है कि इवन बिफोर कंसेप्शन जो है केयर स्टार्ट होती है। अ फीमेल हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ बिफोर कंसीविंग। इफ़ शी इज़ प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे इवन इग्नोर्ड भी होता है, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट होनी चाहिए, जो कि बर्थ डिफेक्ट्स को कम करती है। वो अगर वो 3 मंथ्स पहले स्टार्ट कर लें तो रेशियो जो है इसका वो इवन 30 to 40% कम हो जाता है अगर वो इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करें। अपार्ट ऑफ दैट, अब हम अगर देखते हैं ऐसी फीमेल्स जिनमें ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यू हो,
वो डायबिटिक है, वो हाइपरटेंसिव है, वो कोई डिप्रेसिव फेज़ में है, स्ट्रेस फेज़ में है, तो ऐसी फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बिफोर कंसीविंग स्टार्ट करे अपनी केयर। अच्छा, इसमें अब एक बात जो आपकी इस डिस्कशन से आती है कि एक तो प्रेगनेंसी को जो है वो प्लान करना चाहिए, और अगर प्लान नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर क्या लाएअमल होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब बात करते हैं हम प्रेगनेंसी की, तो स्टार्ट हुआ कि जैसे भाई अब कंसीव कर लिया है, पीटी टेस्ट पॉजिटिव आ गया एंड देन कंफर्म हो गया कि प्रेगनेंसी है, देन उसके बाद बेबी की बर्थ हो गई, और उसके बाद जो है वो पोस्टपार्टल पीरियड जो 40 डेज़ का जो हम गुजारते हैं टाइम, वो गुजर गया। देन उसके बाद आपने जैसे कहा कि पेरीनेटल के 1 साल का भी पीरियड जो कि यूजुअली लोग फॉलो नहीं कर रहे होते, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें जो अगर हम बहुत सिंपली देखें, बात ये भी आती है कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो उन चीज़ों को इसलिए अवॉइड कर रहे होते हैं कि उनके पास वो जो है उतना जो है हम कह सकते हैं कि उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। लेकिन इवन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी बहुत सारी जो है वो इग्नोर कर रही होती हैं कि वो इवन अगर उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाए तब भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, वो 5th मंथ 6th मंथ तक वेट कर रही होती हैं। अच्छा, ये भी जहन में रखना चाहिए कि इमीडिएटली व्हेन द पेशेंट और द प्रेग्नेंट फीमेल नोज़ दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, उसको जाना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास, उसको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वो जो प्रेगनेंसी वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है। अच्छा, अगर वो इनिशियल फेज़ में डायग्नोस ना हो तो इट कैन लीड टू फैटल कंडीशन एंड ऑल्सो इट कैन लीड टू सिवियर कॉम्प्लिकेशंस। तो ये मतलब बहुत बेसिक एक रीज़न है जो हमारे पास इवन ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे होते हैं या हम सुनते भी हैं कि वो जो है 9 वीक्स या 10 वीक्स पे जाके उनको ये पता चलता है। अगर वो पहले ही चले जाते या तो उसमें ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस कम होती और वो चीज़ मैनेज भी होती और नेक्स्ट प्रेगनेंसीज उनकी हेल्दी होती। ये है, हाँ, गाइडलाइंस होती। तो ये एक फैक्टर। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए जो है वो मैं बात करूँगी कि ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने पीरियड्स डिफाइन कर दिए, अब अगर हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के कब टर्म पे पेशेंट आती है, कब जो है वो लेबर पेन्स स्टार्ट होते हैं, वो जो है वो हमारा टाइम पीरियड क्या है जो कि पेशेंट को है कि भाई अब मुझे जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इट माइट बी कि लेबर पेन्स अपने टाइम पे स्टार्ट नहीं हुए, तो वो क्या टाइमलाइन है जो एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने माइंड में रखनी चाहिए? तो इसमें भी अगेन 3 हम जो है ना इसको 3 में सिंपली डिवाइड करते हैं। एक प्री टर्म हो गया। प्री टर्म का मतलब है वो पीरियड जिसमें अभी जो बेबी है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ हुआ और अभी उसका टाइम नहीं हुआ, जो कि 36 वीक्स से पहले का होता है। मतलब हम कह सकते हैं हाँ, और 8 मंथ तक जो टाइम पीरियड है वो। आफ्टर 8 मंथ वो जो टाइम पीरियड आते हैं 37 वीक्स से लेके 40 वीक्स का, ये जो प्रेगनेंसी होती है वो टर्म प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी इस फेज़ की ड्यूरिंग जो है ना वो हेल्दी होती है। मतलब बेबी पूरा डेवलप होता है एंड जो है बेबी और मदर बोथ फॉर देम इट्स सेफ फॉर देम टू हैव द डिलीवरी एट दैट टाइम। अच्छा, इसके बाद फिर एक होता है पोस्ट टर्म, वो आफ्टर 40 वीक्स होता है। यूजुअली जो फर्स्ट प्रेगनेंसीज होती हैं वो 40 या अराउंड 40 तक चली जाती हैं। अच्छा, अगर एक प्रेगनेंसी आफ्टर 40 वीक्स जो है चली जाती है तो उसमें फिर क्या चांसेस होते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस हो, स्टिल बर्थ भी हो सकती है, तो वहाँ पे फिर इंडक्शन की तरफ जाते हैं। अगर इंडक्शन का मतलब है आर्टिफिशियल पेन्स दिए जाते हैं। अगर विद इन 37 to 40 वीक्स नेचुरल पेन्स नहीं आते तो आफ्टर 40 वीक्स यूजुअली जो डॉक्टर्स होती हैं वो आर्टिफिशियल पेन्स इंड्यूस करके जो है वो डिलीवरी करवाते हैं। ठीक है, या फिर जो है वो सीजर की तरफ जाना पड़ता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट एंड द बेबी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ने से पहले जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे जो फीमेल्स जब कंसीव कर रही होती हैं या उससे कुछ टाइम पहले जो है वो जो कॉम्प्लिकेशंस फेस करती हैं जिसको बिल्कुल भी जो है वो एड्रेस नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि ये माओं की जिम्मेदारी होती है कि वो जब बेटियों की शादियाँ कर रही हैं या आगे जो है वो बेटी कंसीव करने वाली है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा जो है वो फोकस रखा जाए। तो इसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसी से पहले आती है उसमें एनीमिया का सबसे ज़्यादा जो है वो रेशो आता है एंड दैट इज़ 17% ओवरऑल इन पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स को ही थोड़ा लेकर चलेंगे। देन उसके बाद प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया क्या कंडीशन है? प्री एक्लेम्शिया वो कंडीशन है कि जिसमें जो है वो पेशेंट का बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है एंड उसके डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जो कि आपको हमारे पैनलिस्ट अभी बताएंगे। उसका रेशो जो है वो 11% तक जो है वो जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो रेशो आता है एनीमिया का उसमें जो है वो केपी के सबसे ऊपर है 24%, देन पंजाब आता है 18%, देन उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान है 17 एंड देन सिंध 14% पे।
तो ये हमारी जो है वो कंट्री का रेशो है कि जहाँ पे फीमेल्स का एनेमिक होने का ये जो है वो एक आप एनालिसिस देख सकते हैं। फिर इसी तरह से जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स फेस करती हैं, तो उसमें जो है वो जो रिपोर्ट होते हैं केसेस वो 93% हैं जो कि वो प्रेगनेंसी के दौरान फेस करती हैं। फिर उसके बाद जब प्रेगनेंसी जब बेबी डिलीवर कर लेती हैं, जो पोस्ट पार्टल पीरियड आता है तो उसमें 73% कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स फेस करती हैं। एंड देन उसके बाद ड्यूरिंग डिलीवरी 34% जो है वो फीमेल्स को कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती हैं। ये एक जो है वो KPK के अलावा पाकिस्तान की जो है वो कंट्रीज़ का रेशो था, जब KPK में सबसे ज़्यादा रेशो है कि फीमेल्स ड्यूरिंग जो है वो प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस फेस करती हैं वो 95% है, और जबकि पोस्ट पार्टल पीरियड यानी डिलीवरी के बाद जो वो कॉम्प्लिकेशंस फेस करती हैं वो 76% है। तो अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो ये रेशो अच्छा खासा हाई है, और ये प्रूव करता है कि हमारे मुल्क में अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी और इतना कुछ हो जाने के बाद भी हम अपनी जो माएँ हैं और जो बच्चे पैदा होने वाले होते हैं भी उनके लिए हमारे पास जो है वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी या लाए अमल नहीं है जिसकी बेसिस पे जो है वो हम इनको आगे अच्छी सेहत और अच्छा एक प्रोसेस दे सकें, सेफ चाइल्ड बर्थ की तरफ लेके जा सकें। अब तबीबा फरीहा से मैं सवाल करना चाहूँगी कि कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि फ़ीमेल जो है वो फेस कर रही होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी, सबसे पहले तो आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है और हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़रूरत है इन चीज़ों की अवेयरनेस की। इन शॉर्ट में बताना चाहूँगी साइन एंड सिम्टम्स का। जैसे तबीबा लीना ने बताया कि बहुत सी जो फीमेल्स होती हैं वो डॉक्टर को अप्रोच ही नहीं कर रही होती, 6 मंथ तक घर पे बैठी हुई हैं अगर उनके सिम्टम्स आ भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि नॉर्मल सिम्टम्स कौन से हैं सॉरी और एबनॉर्मल सिम्टम्स कौन से हैं। तो मैं सबसे पहले नॉर्मल सिम्टम्स जो होते हैं जो पेशेंट को आ रहे होते हैं, सबसे पहले तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मिस्ड पीरियड्स मिस हो रहे होते हैं, और पेशेंट जो है 1 या 2 मंथ्स बाद आके बता रही होती है कि हमारे पीरियड्स मिस हो गए हैं। दूसरा ये कि स्वेलिंग ब्रेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, और सबसे ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस सबसे पहले आ रही होती है कि पेशेंट ये कह रही होती है कि मुझे फूड अवर्जन्स हो रही हैं। फूड अवर्जन्स ये कहते हैं कि पेशेंट पहले वो चीज़ बहुत शौक से खाती थी मगर अब अचानक से वो चीज़ें अच्छी नहीं लगने लगी हैं। मॉर्निंग सिकनेस, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, सुबह में नोजिया होती है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग्स की कंप्लेन भी आ रही होती हैं, कुछ लोग सिर्फ नोजिया तक ही रहते हैं। इसके अलावा जो है इंक्रीज्ड यूरिनेशन भी आ रही होती है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, उसकी वजह से प्रेगनेंसी के स्टार्ट में जो है एक रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से यूरिनेशन इंक्रीज होती है, और ज़ाहिर है जब बेबी का साइज़ बढ़ता जाता है उसकी वजह से ब्लैडर के ऊपर जोर पड़ता है, मसाने के ऊपर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से फीमेल कहती है कि मैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का शिकार हूँ, रात में बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी पेशेंट बता रही होती है, क्योंकि भूख कम लगना, स्टार्टिंग में तो पेशेंट को भूख कम लग रही होती है, ऑब्वियसली वो खा भी कम रही होती है, उसकी वजह से जो है उसके बाउल हैबिट्स भी थोड़े डिस्टर्ब्ड होते हैं, कॉन्स्टिपेशन का शिकार होती है। इसी तरह जब वो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेजेस की तरफ जाती है तो बेबी का प्रेशर आंतों पे पड़ रहा होता है, इंटेस्टाइन्स पे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का इशू आ रहा होता है। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक इश्यूज़ आते हैं ज़्यादातर औरतों को, वो ये आता है कि हमारी स्किन पिगमेंटेशंस स्टार्ट हो गई हैं। कोई कहता है मेरे फेस पे काले धब्बे पड़ना शुरू हो गए, मेरी नेक काली हो रही है, और स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो गए एब्डोमेन पे, जो कि ज़्यादातर लेटर ऑन लास्ट डेज़ में होते हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर्स में होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। तो लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें स्कार्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, मेलानिन की ज़्यादा सिक्रीशंस हो रही होती हैं, उसकी वजह से वो स्कार्स का सामना होता है। इन्फेक्शंस जो है वो इस फेज में जो है वो फीमेल कैच करती है, या जो है वो कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि ये इन्फेक्शंस ना हो, जो भी अगर होते हैं जी जी बिल्कुल। यूरिन इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, वो इस वजह से कि पेशेंट्स जो है डिहाइड्रेटेड भी हो रही होती हैं। दूसरा ये कि यूरिन इन्फेक्शंस और इसके अलावा वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और फंगल भी हो सकते हैं। तो उसका टेक केयर करनी होती है कि अगर वो इन्फेक्शंस का शुरू से ख्याल नहीं रखेंगी तो एट दी एंड डॉक्टर्स एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देती हैं, और उससे बेबी पे भी बुरा असर पड़ता है और माँ की सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है। अगर हम हर्बल मेडिकेशन में जो है वो बात करें कि एनीमिया है, यूटीआई हो रहा है पेशेंट को, बैक्टीरियल वेजिनोसिस की तरफ जा रही हैं, या कैंडिडा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, तो फिर हम ऐसे में जो है वो हर्बल मेडिकेशन में हम उन्हें क्या दे सकते हैं, स्पेशली एनीमिया में, यूटीआई में? एनीमिया में तो हमारे यहाँ सबसे अच्छा शरबत फौलाद है, और कुर्स कुश्ता मरजान और मल्टीविटामिन्स हम दे सकते हैं, कुर्स कुश्ता फौलाद, खब्सुल हदीद, ये सारे बहुत अच्छे ऑप्शन है। बाकी सबसे बेटर ये होता है कि पेशेंट को रोज़ जूस लेने का बोला जाए, जैसे एप्पल जूस है,
उसके साथ अनार का जूस, और अगर उसके साथ विटामिन सी भी ऐड किया जाए तो आयरन एब्जॉर्प्शन जल्दी जीआईटी में हो जाती है। विटामिन सी जो है वो लेमन की सूरत में ऐड किया जा सकता है। लेमन की सूरत में ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ऑरेंज अगर उस मौसम में आया हुआ है तो ऑरेंज का जूस उसमें ऐड कर दिया जाए, उससे आयरन एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है। क्योंकि फीमेल को ज़्यादातर ब्रेथलेसनेस हो रही होती है, कहती है कि मुझे सांस नहीं आता, मुझसे ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता, ये सब एनीमिया की शिकायतें होती हैं। तो पेशेंट ठंडा पड़ना शुरू हो जाते, कहती है मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो ये एनीमिया की वजह से है। तो इसमें जूसेस का इस्तेमाल करें, बाकी हर्बल मेडिसिन भी इसमें बहुत सारी अवेलेबल हैं हमारे यहाँ जो सेफ़ हैं। अच्छा, अगर हम डाइट और एक्सरसाइज की बात करें, अब ज़ाहिर है ये सिम्टम्स हैं, अब जैसे एनीमिया की हम बात कर रहे हैं, हम यूटीआई की बात करें, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसके लिए जैसे यूटीआई जो हो रहा है तो उसके लिए इम्यूनिटी अगर अच्छी हो तो मुझे लगता है कि फिर इतना ज़्यादा इन्फेक्शंस कैच नहीं करेगी फीमेल। वो थोड़ा होता है कि प्रोन होते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शन के, ये फीमेल्स स्पेशली। तो डाइट और एक्सरसाइज कौन सी ऐसी है कि जो जब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो उस वक्त क्या कुछ लेना चाहिए कि जो हेल्प करे प्रेगनेंसी में और एक अच्छा टाइम पीरियड गुजारने में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जब पेशेंट्स आती हैं तो उनका फॉलिक एसिड, जैसे तबीब अलीना बता चुकी हैं, फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। इवन बिफोर कंसीविंग फॉलिक एसिड जो है आफ्टर मैरिजेस जो है वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करती हैं कि ताकि जो है जब कंसीविंग एज उसकी आए तो उसमें जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंट ना हो फीमेल, ताकि जो बेबी हो उसके अंदर न्यूरोनल डेफिशिएंसीज ना हो, जैसे स्पाइना बाइफिडा होती हैं या ब्रेन के डिसऑर्डर्स ज़्यादातर जो होते हैं वो फॉलिक एसिड की माँ में कमी होती है, जिसकी वजह से बेबी में आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर अबॉर्शंस भी हो जाते हैं, नेचुरल अबॉर्शंस हो जाते हैं, क्योंकि बेबी इस काबिल नहीं होता कि वो उस दुनिया में आए। इस वजह से ये सारी कमी होती हैं जो नॉर्मली हमारे लोगों में, हमारे अवेयरनेस इतनी नहीं है। तो फॉलिक एसिड और आयरन, एनीमिया का तस्करा हो चुका है, एनीमिया में आयरन और फॉलिक एसिड देना शुरू कर देते हैं, विटामिन सी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो है इसके अंदर यूप्लेस की एक कंडीशन भी आ रही होती है फीमेल्स में प्रेगनेंसी में, उसमें गम्स स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। गम्स की जिंजिवाइटिस कहते हैं इसको, प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस, इसके अंदर गम्स स्वेल होते हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है फीमेल्स को। ये प्रेगनेंसी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी की अलामत होती है। और ये उन खवातीन में भी मसूड़ों की सूजन, उनमें भी ज़्यादा जो है वो कॉमन होती है, जो ओरल अपनी जो है वो मुंह की सफाई का ख्याल बिल्कुल, ओरल हाइजीन। और अगर ब्रश भी कर रहे हैं, टीथ ब्रश, वो बहुत ज़्यादा विगरसली, अगर बहुत ज़्यादा जोर से करें ब्रश, तब भी जो है वो मसूड़े क्योंकि थोड़े सेंसिटिव होते हैं तो उस वक्त जो है वो ये ब्लीडिंग कर सकते हैं और बैड स्मेल का जो है वो बुरी एक बदबू भी जो है वो आ सकती है। इसके अलावा फीमेल्स में जो है थोड़ा सा एडेमा भी आ रहा होता है पैरों में, जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है क्योंकि बेबी का वेट ज़्यादा बढ़ रहा होता है। बैक पेन के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए विटामिन डी प्रिस्क्राइब किया जाता है। विटामिन डी सुबह की धूप ज़्यादा लेने को बोला जाता है, उसमें विटामिन डी रिच है। मसाज वगैरह ले सकती हैं फीमेल्स। इसके अलावा विटामिन डी डॉक्टर्स दे रही होती हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी। और अगर हम अपनी हर्बल जो है वो साइड से लाइक यूनानी मेडिसिन के हवाले से बात करें तो हम इसमें जो है वो पेशेंट्स को जो है वो जब डाइट और एक्सरसाइज पे लेकर आते हैं तो कौन से ऑयल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिससे वो मसाज कर सकती हैं अपना, और कौन सी ऐसे खाने हैं जो वो अपनी ग़िज़ा में शामिल करें कि वो हेल्दी रहे? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो कमी है वो इसकी है कि फीमेल्स डेली बेसिस पे मिल्क नहीं इंटेक कर रही होती हैं। मिल्क इंटेक और मिल्क वो हो जो प्रिजर्वेटिव से पाक हो। दूसरा ये कि एग इंटेक, उसमें यह है कि आपको कैल्शियम भी, विटामिन डी भी और प्रोटीन भी, आपको एक छोटी सी चीज़ में सब कुछ मिल रहा होता है, तो एग इंटेक बढ़ाना होता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, इसके अलावा जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें आयरन रिच है। और इसके अलावा जो है चीज़, योगर्ट, ये सारी चीज़ें लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं। फ्रूट्स, जो भी मौसम के फल और मौसम की सब्जियां होती हैं ना, वो अल्लाह ताला ने बनाई ही इसलिए होती हैं कि वो उस मौसम के लिहाज से बेस्ट होती हैं, तो उनका इंटेक बेस्ट करना है, सबसे ज़्यादा करना है। और एक्सरसाइज के हवाले से आप क्या कहेंगी कि किस तरह की एक्सरसाइजेस जो है वो फीमेल को फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं कि ये जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे तो अबॉर्शन ना हो जाए, चलना फिरना ही छोड़ देते हैं, कितने लोग तो बेड रिडन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रेगनेंसी जो है वो कोई बीमारी आ गई है, जबकि ये एक ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल। तो इसके एक्सरसाइज के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, कुछ लोगों में जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनका तो समझ आता है कि उनको बेड रेस्ट, जैसे पहले हिस्ट्री में उनका है कि मल्टीपल अबॉर्शंस हो चुके हैं या सर्कलाज वगैरह करवाना पड़ रहा होता है उनको, तो उनका समझ आता है कि उनको थोड़ा सा बेड रिडन होना पड़ता है, उनकी डिमांड होती है। मगर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी रेस्टिंग पे आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की कम होती है, वो भूख कम लगती है, अल्टीमेटली उनकी हेल्थ ख़राब होती है। तो पेशेंट को इस तरह फील नहीं करना चाहिए कि वो जो है बीमार हो गया है, वो एक नॉर्मल फिनोमेना से गुजर रहा है जो कि सब गुजरते हैं, हर औरत गुजरती है।
तो इसके लिए जो है एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं। एरोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है, ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो लाइट हो और ऑक्सीजन इनहेलेशन बॉडी में ज़्यादा हो। इट डिपेंड्स, हर बंदा अपने हिसाब हाँ। से चूज कर सकता है। Walk। इट कुड बी योगा, इट कुड बी मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैन जी, हेल्प आल्सो। सबसे बेस्ट तो वॉक है। वॉक करें डेली बेसिस पे। लास्ट में तो वैसे भी वॉक ज़्यादा डॉक्टर्स बोलते हैं इस वजह से कि ताकि जो है उसके पैल्विक मसल्स स्ट्रांग हो। मगर डेली अगर शुरू से ही वॉक स्टार्ट की जाए, योगा, इसके अलावा मेडिटेशंस, और जो लास्ट के ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो है पेशेंट्स जो है वो स्क्वाट्स कर रहे होते हैं। स्क्वाट्स में क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है, इसके लिए प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पोजीशन पे वो एक्सरसाइज करनी है। अगर आप रॉन्ग वे में करोगे तो अच्छी चीज़ का भी उल्टा नुकसान हो जाता है अगर आप सही से नहीं कर रहे हो। तो इसका स्क्वाट्स का एक तरीका होता है, वो अगर आप करें ना तो आपका नॉर्मल एनबीडी, नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प होती है। इससे पैल्विक मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और डिलीवरी के टाइम आप इतना एग्जॉस्ट नहीं होते क्योंकि आप पहले से एक्सरसाइजेस करते आते हो, तो आपका स्टेमिना पहले से बना होता है। थैंक यू सो मच फरीहा। लीना, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए जो है वो डॉक्टर के पास पेशेंट को जाना चाहिए और कब कब जाना चाहिए? अगेन ये अल्ट्रासाउंड का जो स्कैन्स का जो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन दिस इज़ वेरी इग्नोर्ड। अगर हम बहुत सारे कॉमन जो पीपल हैं उनकी थॉट्स अगर हम सुनते हैं जब वो हमें बताते हैं अपने बारे में, तो ये कह रहे होते कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और इसका शायद कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई रेज है, इस तरह की बातें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सेफ, कम्प्लीटली सेफ इन प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें। दूसरी बात ये है कि लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते और यूजुअली अगर मैं सुनने में आते तो कहते हैं हाँ अगर करवाना है तो 5th मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद एक करवा लो, वरना वो भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कब कब करवाना चाहिए? अच्छा, अब हर ट्राइमेस्टर में जैसे तबीबा फरीहा ने बताया कि प्रेगनेंसी को जो है डिवाइड किया गया है 3 ट्राइमेस्टर्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अच्छा, जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो डायग्नोसिस का होता है कि डायग्नोस हो कि जो प्रेगनेंसी है वो जो है बच्चेदानी में ही है, यूट्रस में ही है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिक्योर्ड है या नहीं है ये। अच्छा, ये फर्स्ट होता है और इसको हम फीटल वायबिलिटी के अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, जिसमें हार्ट जो है बीट, हार्ट बीट देखते कि बच्चा जो है उसमें हार्ट बीट है कि नहीं है, वो जिंदा है कि नहीं है, सो दैट उसके बाद जो है ना अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट हो कि अगर नहीं है तो फिर अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट होती है उसकी, और अगर वो ठीक है, हेल्दी है, उसमें हार्ट बीट है तो इट्स ओके। फिर इसके बाद जो है हम आते हैं 12th वीक स्कैन के ऊपर, जो 3rd मंथ में किया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हमें पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, ये जो इनिशियल जो अल्ट्रासाउंड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले, पहले 3 मंथ्स वाले, उसमें हमें असेसमेंट भी होती है बेबी, हम कह सकते हैं कि बेबी या गेस्टेशनल एज की हमें उसकी बहुत अच्छी तरह असेसमेंट हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट फेज़ पे आते हैं जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर है। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है वो उसको कहते हैं एनेमली स्कैन, 5th मंथ में किया जाता है, 20-24 वीक्स के इन बिटवीन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है। एनेमली स्कैन का मतलब है कि अगर बेबी में कोई डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट है, उसके ऑर्गन्स में कोई एनेमली है, जैसे सर में पानी या इस तरह की कोई जो है इशू, तो वो इसमें जो है पता चलता है एंड अकॉर्डिंगली फिर मैनेजमेंट भी होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है जिसको हम 5th मंथ स्कैन, 20 वीक स्कैन भी कहा जाता है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे आते हैं टुवर्ड्स 3rd ट्राइमेस्टर। उसमें भी मैं कह सकती हूँ कि जो अल्ट्रासाउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट दैट लेवल अब एमनियोटिक फ्लूइड, जो फ्लूइड अराउंड द बेबी है, उसकी असेसमेंट होती है कि अगर वो कम है या ज़्यादा है तो फिर अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, वो फिर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि अगर ये फ्लूइड कम है तो फिर जो है उसकी कमी पूरी की जाए। क्योंकि अगर ये फ्लूइड कम हो तो उसमें फिर क्या होता है कि बेबी की जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एंड बेबी की डेथ भी हो सकती है, और अगर वो ज़्यादा भी हो जाए तो भी वो जो है हाँ वो हार्मफुल है। तो ये स्कैन्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है कि अराउंड 9 मंथ या 36 to 37 वीक्स अगेन एक स्कैन होता है। अच्छा, उसमें ये असेसमेंट होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो भी मैं ऐड करूँगी, जो अवल नाल है, जो प्लेसेंटा है, हाँ उसको, उसकी जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली 9th मंथ में, क्योंकि वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि प्रेगनेंसी जो है या विल इट एंड इनटू नॉर्मल डिलीवरी या नहीं। मोस्टली जो है, बल्कि हमारी जो स्पेशली जो आवाम है वो फोकस कर रही होती है नॉर्मल डिलीवरी पे, और वो इवन बहुत दफ़ा डॉक्टर्स की बातों को भी इग्नोर कर रहे थे। इसी वजह से वो कहते हैं ज़्यादा डॉक्टर के पास ना जाओ वरना सिजेरियन होगा।
अच्छा देखिए, हो सकता है किसी हद तक उनके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हों, लेकिन ये जो डिफरेंट फेजेस हैं और डिफरेंट केयर की फेजेस हैं, ये इंश्योर करती है एक हेल्दी प्रेगनेंसी। तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कभी कुछ मसला बहुत छोटा होता है, अगर उसी टाइम पे टैकल किया जाए तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसी तरह से 37 वीक्स पे आके प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो पता चलती है। अगर लोअर लाइंग हो, यूजुअली स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, जो कि अराउंड 20 वीक्स 24 वीक्स के बाद खुद ब खुद जो है प्लेसेंटा ऊपर आना जाता है, तो वो ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज में रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उसकी पोजीशन और एक कंडीशन है प्लेसेंटा एक्रीटा, जिसमें अवलनाल चिपक जाती है बच्चेदानी से, तो वो भी हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है। तो अगर ये पता ना हो तो अगर डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है ब्लीडिंग बहुत हो जाए अगर वो नॉर्मल की ट्राई कर रहे हो, और अगर सिजेरियन पे भी पेशेंट चला गया तो वहाँ पे भी ये बहुत कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है। तो ये जो स्कैन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं कि हमें एक तरह से बता सकते हैं कि आने वाले फर्दर टाइम में क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर बिल्कुल हेल्दी है प्रेगनेंसी तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। और लास्ट टाइम के स्कैन पे हम 2 चीज़ें और भी जो है वो, अगर हम आप थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर देंगे, बेबी के हेड साइज को भी जो है वो देखा जा रहा होता है, और दूसरा कॉर्ड अराउंड द नेक की क्या अहमियत है। हाँ, तो ये एक जिसको हम कहते हैं सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये होता है कि अगेन पेशेंट्स जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स, पेशेंट्स तो नहीं, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है वो एम्फोसाइज कर रही होती है नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन होता क्या है वो पेल्विमेट्री भी है, और डॉक्टर्स जो है वो एक एग्जामिनेशन करती है, इंटरनल एग्जामिनेशन, तो उससे एक असेसमेंट होता है कि क्या बेबी डिसेंड करेगा, क्या बेबी जो है डिलीवर हो सकता है, वो बेबी का हेड के अकॉर्डिंगली जो है वो एक असेसमेंट होती है जो कि डॉक्टर्स कर रहे होते हैं और वो एक्सपर्ट होते हैं इसमें, तो वो एक जनरल आइडिया होता है कि क्या सेफ है ये ट्रायल लेना या नहीं। क्योंकि अगर पेशेंट्स को इग्नोर कर लें तो बेबी का हेड स्ट्रक हो सकता है एंड अगेन बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जो कि हेल्थ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड दोनों को अफेक्ट कर सकती है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि डिलीवर करना, बात है कि मदर भी हेल्दी हो और चाइल्ड भी हेल्दी और जो है वो एक अच्छे प्रोसेस के थ्रू जो है वो ये काम किया जाए। ठीक, अच्छा तबीबा फरीहा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस की क्या अहमियत है? ज़्यादातर तो प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट करके ही आ रही होती हैं, क्योंकि अब आजकल अवेयरनेस इतनी हो गई है, मगर बहुत से पेशेंट्स कंफर्म फॉल्स भी आ जाते हैं तो उसमें वो कंफर्म करना चाह रही होती है तो हम पीटी टेस्ट करवाते हैं यूरिन से। इसके अलावा जो है ब्लड टाइपिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड ग्रुप क्या है पेशेंट का। हो सकता है कि सिजेरियन सेक्शन हो तो पूरा फाइल बनाई जाती है, उसके अंदर लिखा होता है कि इनका ब्लड ग्रुप ये है, अगर ब्लड उनको देना पड़ गया तो पता हो पहले से कि कौन सा ब्लड अरेंज करना है। इसके अलावा हमारे पास एक और ब्लड टाइप होता है आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव, उसकी भी बहुत अहमियत है, वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा सीबीसी करवाते हैं, सीबीसी में जो है हमें खून की कमी का अंदाज़ा हो रहा होता है, इन्फेक्शंस का पता चल रहा होता है कि इन्फेक्शन, जैसे शुरू में डिस्कस किया यूरिन इन्फेक्शंस भी हो रहे होते हैं, उसका अंदाज़ा भी थोड़ा बहुत हो जाता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT करवाया जाता है, उसके अंदर जो है उसको जो खातून होती हैं उनको पहले नॉर्मल ब्लड लिया जाता है, फिर उनको कुछ मीठा दिया जाता है, उसके बाद दोबारा से टेस्ट किया जाता है। उससे ये मालूम होता है कि क्या इनके अंदर आगे शुगर होने के चांसेस तो नहीं है, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में होते हैं, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, तबीबा लेंगिना बता चुकी हैं। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ में इस वजह से ख्याल करना होता है, इसमें थोड़ा माँ को भी खतरा हो सकता है और बच्चे को भी खतरा हो सकता है, बच्चे में भी बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। इस वजह से लैब इन्वेस्टिगेशन का, अगर वो स्टार्ट में ही लैब इन्वेस्टिगेशन करा लेगी तो शुरू में पता चल जाएगा और शुरू में ही इसका इलाज मुमकिन हो जाएगा। मगर अगर लास्ट में पता चलता है तो उसमें ये होता है कि बेबी भी उससे इफेक्ट हो चुका होता है और फिर बहुत देर हो चुकी होती है, तो ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी का भी शुरू में ही डॉक्टर्स टेस्ट करवा लेते हैं, ताकि पता हो कि जब पेशेंट का ब्लड ड्रेन हो रहा है या जो भी हो रहा है, हॉस्पिटल्स में थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी ली जाएँ और उसका इलाज भी किया जाए। अच्छा, जैसे आपने रेसिस फैक्टर की बात की, तो इसमें जो है वो अगर एक्सक्लूड हो जाता है कि भाई रेसिस फैक्टर वाला मामला है, तो ऐसे में जो है वो पेशेंट को कोई प्रिकॉशनरी तौर पे कोई इंजेक्शंस लगते हैं या कोई ओरल मेडिकेशन दी जाती है, या आफ्टर अगर नहीं उसको पहले हम दे सके प्रायर कोई ट्रीटमेंट, तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो कोई ट्रीटमेंट दी जाती है? जी, रेसिस फैक्टर ये होता है, असल में इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है, तो वो आरएच पॉजिटिव होता है पेशेंट, और अगर नहीं होता वो आरएच नेगेटिव होता है। अगर माँ आरएच नेगेटिव हो और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो तो ये इश्यूज आ सकते हैं, वरना नहीं आता ये इशू।
वो इसमें ये होने लगता है कि जो बेबी के ब्लड सेल पे जो प्रोटीन अटैच है ना, उसके खिलाफ माँ की कुव्वत मुदाफियत काम करना शुरू कर देती है और बच्चे को नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अर्ली मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि बेबी का खून उसमें ज़ाया होना शुरू हो जाता है। वो उसके लिए एक फॉरेन बॉडी की तरह आ गया, फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है। तो इस वजह से अगर अर्ली प्रेगनेंसी में पता चल जाए पेशेंट को स्पॉटिंग्स आ रही हैं या कुछ आ रहा है और पता चल जाता है कि वो RH नेगेटिव है, या वैसे तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो पहले से ही वो जो है पहले वो से हस्बैंड का करवाए। ब्लड ग्रुप और जो है वो जो वाइफ है जी। दोनों का ब्लड ग्रुप पहले से ही पता कर ले और फाइल पे मेंशन कर दे, सो दैट बिल्कुल। मगर कुछ लोग खुद से टेस्ट भी नहीं करवा रहे होते, वही बात है कि वो कर रहे होते अवेयरनेस इतनी नहीं है, वो बहुत लेट आ रहे होते हैं और डॉक्टर के पास इतना फिर वो नहीं टाइम बचता कि वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सके। तो अगर बेबी RH पॉजिटिव हो तो 28 वीक से पहले पहले अगर पता चल जाता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स उनको दिए जा सकते हैं, जो कि मजीद एंटीबॉडी बनाने से बेबी के खिलाफ रोक दिए जाएंगे। ओरली दिए जाते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म? इंजेक्टेबल फॉर्म्स हैं। ठीक। इसके अलावा फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये एंटीबॉडीज इतनी नहीं बनी होती तो फिर भी फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ रहती है, मगर जो नेक्स्ट आने वाला बेबी होता है उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब एंटीबॉडीज मदर में बन चुकी हैं। तो अब जब नेक्स्ट कंसीव वो करेगी तो वो पहले से ही उसके खिलाफ काम शुरू कर देंगी, बेबी RH पॉजिटिव होगा क्योंकि फादर RH पॉजिटिव है। तो फिर जो है वो मिसकैरेजेस, रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं और रीज़न ही नहीं पता चल रहा होता कि ये क्यों है। तो फिर ये रीज़न जब पता चल जाता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, जब बेबी डिलीवर हो जाता है फर्स्ट बेबी, उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाए जाते हैं RH के, उसमें 72 आवर्स के अंदर अंदर लगा देते हैं, तो फिर सेकंड प्रेगनेंसी जो होती है वो फीमेल की सेफ हो जाती है। ठीक है जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, लीना आप मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे कॉमन फियर्स हैं, इश्यूज हैं जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी फेस कर रही होती है जब वो चाइल्ड बर्थ के करीब होती है? अगेन बहुत ज़्यादा जो फियर, सबसे ज़्यादा फियर ड्यूरिंग टर्म जो पीरियड होता है, जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमेल एंटर होती है तो एट दैट टाइम उसको ये होता है कि पेन, वो पूछ भी रही होती है सराउंडिंग से, और स्पेशली फर्स्ट टाइम जो डिलीवरी वाली पेशेंट्स होती हैं, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट पेशेंट्स होती हैं, उनमें ये फियर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इवन जो अगर मैंने इवन देखा भी है OPDs में, और इवन मैंने ये भी देखा है कि एक फ़ीमेल जो ट्रायल ले रही है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का, चाहे वो ट्रायल ले रही है नेचुरल हो या इंडक्शन हो, कुछ जो है वो पेन की वजह से हार मान जाती हैं कि उनको वो पेन जो है टॉलरेट ही नहीं करती, और वो खुद फिर जो है डॉक्टर से कहती हैं कि सिजेरियन सेक्शन कर दे, ऑपरेट कर दे। तो मेरी सजेशन है ऐसी जो है फीमेल्स के लिए कि आपके पास एक सेफ़र ऑप्शन भी है और एक पेनलेस लेबर का ऑप्शन भी है। अच्छा, ये पेनलेस लेबर का क्या मतलब है कि होगा तो नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन इसमें एक इंजेक्शन जो है पेन, अगर आपके लिए पेन किलर या जो पेन को ख़त्म करने वाला ये लगता है बैक पे, इससे होगा कि कॉन्ट्रैक्शंस भी होंगी और डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, लेकिन जो पेन सेंसेशन है वो कम हो जाती है। मतलब अब पेशेंट जो है वो टॉलरेट कर लेता है। अच्छा, ये हर पेशेंट में नहीं है, कुछ पेशेंट का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। कुछ तो बहुत इजीली बियर कर लेते हैं और वो नॉर्मल डिलीवरी जो है उनकी हो जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स नहीं टॉलरेट कर पाते, या तो उनकी फिटनेस भी इतनी नहीं होती, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वीक होते, फिटनेस इतनी नहीं होती, तो वो फिर उनके पास ये ऑप्शन है कि अगर जो है पेशेंट डायलेट हो जाती है 3 to 4 cm, तो उसके बाद एक ऑप्शन होता है कि वो जो है पेनलेस एपिड्यूरल की जो है वो डिमांड करे। वो अगर डिमांड करती है अपनी डॉक्टर से तो उसको वो लगाया जाता है, और उसके बाद वो पेनलेस, अच्छा 100% पेनलेस नहीं होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि एटलीस्ट 40% पेन की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेशेंट थकती नहीं है और वो लेबर जो है आगे प्रोसीड करता है। उसकी भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि लेबर थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो डिलीवरी का टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, लेकिन एक क्या कह सकते हैं कि सपोर्टिव फैक्टर है ऐसी फीमेल्स के लिए, रादर दैन उसी वक्त वो ऑप्ट करे एक सिजेरियन के लिए। अच्छा, कौन सी कंडीशंस हैं कि पेशेंट को जो है वो डॉक्टर ही कह देती है कि अब आपका जो है वो सीजर होना है, और पेशेंट को फिर उस पर आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, या हम थोड़ा सा गाइड करें अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कि क्या चीज़ है कि भाई ये फाइनल जो है वो होती है, गाइडलाइन है कि अब जब ये कंडीशन तक आप पहुंच गए हैं तो फिर अब आपको जो है वो सीजर की तरफ जाना है? ठीक है। अच्छा देखिए, इसको हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मदर हेल्थ है और एक बेबी हेल्थ है। इट्स ऑलवेज सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मदर की हेल्थ है। अगर ऐसा कोई भी फैक्टर जो मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है,
तो उसमें तो सोचना समझना नहीं है, उसी वक्त ऑपरेट जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट आता है बेबी हेल्थ। अच्छा, बेबी हेल्थ में भी मोस्टली जो आर्ग्यूमेंट हो, अगर फीमेल ठीक है शी इज़ नॉर्मल, बट होता ये कि हमारे पास एक हार्ट रेट जो CTG कहते हैं, बेबी की हार्ट रेट मॉनिटर की जाती है। स्पेशली ये लास्ट जो ट्राइमेस्टर है 9th मंथ में वीकली जो है ये मॉनिटर हो रही होती है। अगर किसी वजह से बेबी मूवमेंट कम हो रही है, मतलब सबसे पहले जो इसका इंडिकेटर है किस तरह से पेशेंट को पता चले या फीमेल को पता चले, वो है बेबी मूवमेंट। जो उसकी बेबी मूवमेंट है, अगर उसको फील हो रहा है कि जो नॉर्मल मूवमेंट है उससे कम हो रहा है, अच्छा इस हाँ मतलब इसका क्या है कि बेबी मूवमेंट्स जो है ना फर्स्ट 4 to 5 मंथ्स में तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर हो भी रहे हैं बहुत माइल्ड सी होती है, बहुत सारे लोग फील भी नहीं करते, एक दो भी हो तो ठीक है। 6 मंथ के बाद थोड़ी सी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो पेशेंट को विजिलेंट होना चाहिए, फीमेल को विजिलेंट होना चाहिए मूवमेंट्स के हवाले से। तो उसमें अगर एवरी आवर उसको एटलीस्ट 4 मूवमेंट फील हो रही है तो ठीक है। लेकिन अगर हम टुवर्ड्स लास्ट 9 मंथ आते हैं तो उसमें एटलीस्ट एवरी आवर 4 to 5 मूवमेंट्स उसको फील करनी चाहिए। अगर वो नहीं फील कर रही तो उसको रश करना चाहिए टुवर्ड्स द डॉक्टर और देखे कि क्या रीज़न है। उसको मैं फिर कनेक्ट करूँगी उस बात से कि बेबी मूवमेंट अगर कम हो रही है और CTG पे जो हार्ट रेट चेक कर रहा है वो कम आ रही है, तो फिर जो है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि बेबी पे स्ट्रेस आ गया। कभी कभी ये होता है कि मेकोनियम पास हो जाता है, तो वो एक जहरीला पानी जो है वो बच्चा माँ के पेट में ही जो है बेबी जो है वो एक तरह से पॉटी कर देता है, जिसको जो है वो हम मेकोनियम कह रहे हैं, क्योंकि आम लोग शायद इस चीज़ को ना समझ पाएंगे मेकोनियम। और देन वो चीज़ जो है वो बेबी के अगर वो, क्योंकि वो जो फ्लूइड है मदर के एब्डोमेन में उसी में वो मूव कर रहा है, और वो अगर उसको एस्पायर कर लेता है या निगल लेता है, क्योंकि वो पी रहा होता है उस वक्त, तो वो चीज़ उसको जो है वो उसके लंग्स पे इन्फेक्शन भी कर सकती है और साथ में फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जा सकती है। तो ये फिर इसमें तो जो है वो सिजेरियन की तरफ पेशेंट को जाना, इमरजेंसी हमें फिर इलेक्टिव पे तो नहीं जाते हैं, फिर वो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन पे जाते हैं। अच्छा लीना, दूसरी चीज़, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, अब हमें ज़्यादा देखने में मिलती हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स के हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करूँगी। मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब कि शुगर लेवल जो प्रेगनेंसी में हो रही है। अच्छा, इसमें भी हम 2 टाइप से, एक तो ऑलरेडी एक फीमेल पहले से डायबिटिक है, उसकी तो मैनेजमेंट अलग है। एक फीमेल जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, उसकी शुगर लेवल्स नॉर्मल है, लेकिन मोस्टली 20 वीक्स के बाद 5th मंथ के बाद जो है शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं ऐसी फीमेल्स के। अच्छा, अगर वो अपना रूटीन चेकअप कर रही है तो उसमें तो डॉक्टर जो है इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू रूल आउट कर लेते हैं और अप्रोप्रिएटली उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अच्छा, इसका भी ट्रीटमेंट क्या है कि हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट के ऊपर जाती है, और अगर वो डाइट से कंट्रोल ना हो, डाइट में मतलब जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं वो नहीं लेनी उन्होंने, जितने भी शुगरी आइटम्स है, बिस्किट्स हो गए, ये सब अवॉइड करना है, और टुवर्ड्स फ्रूट्स और सैलड्स जाना है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो अगर सैलड्स और फ्रूट्स इसकी तरफ जाती है, ऑयल और जितनी भी ये चीज़ें हैं उसको अवॉइड करती है, अगर इससे कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होती है, एक नोटबुक बनानी होती है अगर उसके शुगर लेवल्स हाई मिलते हैं किसी इन्वेस्टिगेशन में। अगर वो इस पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स के बाद और डाइट के से कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो डाइट से भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर उसको जो है ओरल और आईवी ट्रीटमेंट पे जो है डॉक्टर वो ले जाती है, वो अकॉर्डिंग टू उसकी जो कंडीशन है ये है। अच्छा, गेस्टेशनल ये जो शुगर है जो प्रेगनेंसी का हम ट्रीटमेंट की बात करें, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पहले से जो है कंट्रोल में आ सकती है। ऑल्दो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स है, हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों में ये ज़्यादा कॉमन होती है, ऐसी फीमेल्स जिनका वेट ज़्यादा हो प्रेगनेंसी से पहले, जो ओवरवेट होती है उनमें हमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है। इसलिए जब हम कहते हैं ना प्री नेटल या प्री कंसेप्शन से पहले, तो फीमेल को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना वेट कम करे या हेल्दी वेट रखे, मतलब वो एक्सरसाइज और फिटनेस उसकी ऐसी हो, क्योंकि ये सारे चांसेस कम कर देते हैं फर्दर कि उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो या शुगर लेवल्स के ज़्यादा हो। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अदर देन दैट, अगर उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी ये रहा हो
तो भी सेकंड चांस है कि उसको दोबारा से हो। फैमिली हिस्ट्री में भी आपको मिलेगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली पुअर डाइटरी हैबिट्स भी होती है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही है, बहुत ज़्यादा जो है शुगरी आइटम्स खा रही है, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है। नो मूवमेंट, नो मतलब एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी, तो वो सारे फैक्टर्स जो है इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसकी जो प्रेवलेंस है मतलब ये इतना कॉमन हो गया, 14% जो है अब ये पाकिस्तान की फीमेल्स में देखा गया 14%। तो बहुत कम, मतलब अगर हर 100 पेशेंट्स में 14 to 15 पेशेंट्स को ये शुगर लेवल्स उनके रेज होंगे, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो हाइपरटेंशन, जैसे ब्लड प्रेशर, ये भी बहुत कॉमनली आप सुनते हैं कि प्रेगनेंसी है, वैसे तो वो नॉर्मल थी लेकिन प्रेगनेंसी में उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया, और ये भी एक बहुत कॉमन रीज़न बनता है सिजेरियन सेक्शन का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पेशेंट है अगेन 20 वीक्स 5 मंथ्स के बाद उसका ब्लड प्रेशर जो है शूट करने लगता है। अच्छा, वो कैसे पता चलता है? पहले तो रूटीन अगर वो इन्वेस्टिगेशंस कर रही है तो उसमें हमेशा उसका ब्लड प्रेशर चेक होता है, लेकिन अगर रूटीनली वो नहीं जा रही, रूटीन चेकअप्स वो नहीं कर रही, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है, जिसमें मोस्ट कॉमन ये होता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है, उसको चक्कर भी आ सकते हैं, स्वेलिंग भी हो सकती है उसकी बॉडी में। तो ये थोड़े से अलार्मिंग साइंस हैं कि अगर पेशेंट देखे तो वो उसको चाहिए कि वो जाए और डॉक्टर से चेकअप कराएं। ठीक। अच्छा तबीबा फरिया, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी कि ट्रू और फॉल्स लेबर पेन्स, जब एक पेशेंट कह रही है कि अब मुझे दर्द स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो कैसे पहचानेगी कि उसको जो है वो वाकई में दर्द स्टार्ट हो चुके हैं और अब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या अभी उसको जो है वो दर्द जो एक्चुअल जो बेबी की डिलीवरी के लिए ज़रूरी है अभी वो दर्द स्टार्ट नहीं हो? ये कैसे हम जो है वो उस पेशेंट को गाइड करें और डिफ्रेंशिएट करेंगी? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊंगी। अभी फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में ये फ़र्क है कि फॉल्स लेबर पेन्स ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहलाती हैं। इसके अंदर ये होता है कि यूट्रस अपने आप को तैयार कर रहा होता है एक प्रोसेस से गुजरने के लिए, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती जो नॉर्मली लेबर की होती हैं। तो उसका साइन एंड सिम्टम्स इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो एक शॉर्ट इंटरवल से आते हैं, जो फॉल्स होते हैं उसका एक इंटरवल नहीं होता, मतलब एक दफ़ा आया फिर 5 मिनट आया 5 मिनट बाद आया, उसके बाद वो गायब हो गए, उसके बाद आधे 1 घंटे बाद दोबारा आया। मगर जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं कि मतलब अब आपको पता चल गया कि अब ये लेबर पेन्स शुरू हो गए, उसमें क्या होता है खास इंटरवल से आ रहे होते हैं पेन्स, जैसे 5 मिनट्स पे आए एक ही इंटेंसिटी से आए और 5 मिनट बाद उसी इंटेंसिटी से आए, फिर 5 मिनट बाद दोबारा उसी इंटेंसिटी से आए, वो पेन का दौरानिया बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो दरमियान में जो गैप है वो कम होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो जो असल लेबर पेन्स होते हैं, ट्रू लेबर पेन्स होते हैं, उसमें एक इंटरवल खास रहता है और इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहती है। जबकि जो फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं उसमें अगर पेशेंट को बोलें कि आप वॉक करो या अपनी पोजीशन चेंज करो तो उसके पेन्स कम होना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि वो ट्रू लेबर पेन्स नहीं है और अभी उसको हॉस्पिटल रश करने की ज़रूरत नहीं है। और वाटर बैग रप्चर और शो आना, ये मतलब ब्लड आ जाना, तो ये ट्रू लेबर पेन्स के बाद ये होता है कि पहले तो पेन्स शुरू होते हैं, उसके बाद उसको शो पॉजिटिव होता है। शो पॉजिटिव मतलब उसको ब्लड स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। वो बिल्कुल करीबी टाइम होता है कि अब उसका वाटर बैग रप्चर हो सकता है और उसे अब हॉस्पिटल चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। का वाटर बैग रप्चर हो भी जाता है, बहुत ज्यादा गश एकदम से तेज जो है वो पानी, जो प्राइमरी ग्रेविडा होते हैं उनका नॉर्मली डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है, मगर जो सब जिनकी पहली दफा हो रही होती है वो जाहिर है उनका इतनी जल्दी नहीं हो पाता। मगर जो मल्टी होते हैं उनका ये होता है कि अक्सर घर पे ही वाटर बैग रप्चर हो जाता है। तो जब उनको ये कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर इंटरवल के साथ और एक ही इंटेंसिटी से मिलें और वॉक करने के बाद भी वो कम ना हो रहे हो, तो दैट मीन्स अब उनको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। यहाँ पे जो है वो हम अपना सेशन समअप करते हैं, और इस सेशन को समअप करते हुए जो आज हमने चीज़ें सीखी हैं उसके हवाले से थोड़ा सा मैं कुछ अपने पॉइंट्स भी ऐड करना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी होता है जब एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है तो अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखे, अपने आराम का ख्याल रखे, खुश रहना है। और पहले जो है ना होता था कि ख्याल रखा जाता था, ख़ास तौर से हस्बैंड की तरफ से, और फैमिली मेम्बर्स जो है वो मिल के ख्याल रखते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक जहनी सुकून और एक हेल्दी माइंड ही जो है वो हेल्दी बॉडी को नर्चर करता है। तो अगर जो है वो माँ का जहन सुकून में नहीं हो तो ना ही उसकी बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर होंगे और ना ही जो है वो जो बेबी उसकी बॉडी में ग्रो कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाएगा या उसकी हेल्थ अच्छी होगी। फिर इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स और बहुत सारे जो है वो बेबीज़ में कॉम्प्लिकेशंस के साथ बेबी जो है वो दुनिया में आते हैं, क्योंकि हर वर्ड जो हम कहते हैं उसका असर बराह रास्त हमारी हर जिस्म के सेल पे
होता है। ये बात जो है वो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। तो इसलिए जितना अच्छा माहौल आप अपने इर्द गिर्द बना के रखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, वो उतना ही अच्छा आपके सामने फिर जो है वो आता है। अब इसमें जो है वो कुछ छोटी सी 2-3 बातें हैं कि प्रेगनेंसी जब हो जाती है, जब उसके बाद डिलीवरी के बाद आपने खाना क्या है, जितनी अच्छी डाइट्स, उसमें नट्स आप जितना ज़्यादा लेंगे, कुछ जो है वो दादी नानियाँ गोंद बनाया करती हैं जिसमें नट्स शामिल होते हैं, साथ में जो है वो गोंद डाली जाती है। वो क्यों होती है? सो दैट आपकी बॉडी जो पूरी लेग्स हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है, सारे मसल्स लूज हो चुके हैं, उनको वापस से फॉर्म में लाना। आपके लिए मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको भी जो है वो बॉडी को जो है वो शेप में लाया जाए। फिर जो है वो हरीरे का इस्तेमाल करना कि बॉडी में जितनी भी जो है वो कमियाँ आई हैं न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, उसको पूरा किया जाए। हरीरा जो है वो नट्स के थ्रू बनता है, उसमें बादाम है, 4 मगज़ है, ये सब मिला के और दूध के साथ उसको पकाया जाता है। उसमें आप अपनी मर्ज़ी के नट्स भी ऐड कर सकते हैं। देन जो है कुछ ख़वातीन को जो है वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, सोजिश का मसला हो जाता है कि बॉडी सूज रही है। तो ऐसे में जो है वो अर्क मको, अर्क बादियान और शरबत बजूरी को मिला के अगर लिया जाए तो वो जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और नहलाने के लिए फ़ीमेल्स को स्पेसिफिकली जब उनका डिलीवरी का टाइम हो जाता है, डिलीवरी हो गई बेबी की, तो नहाना किस पानी से है, वो पानी ख़ास तौर से अलग से बनाया जाता है जिसमें बकायन, नीम के पत्ते और बरगे संभालू, अमरबेल और गुलेटेसू, इनका जो शानदार सा बनाया जाता है। देन उस पानी से जो है वो फीमेल को नहाना चाहिए, सो दैट उनकी बॉडी जो है वो जितना वेयर एंड टेयर का प्रोसेस हुआ है ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग जो है वो प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ्स, उस चीज़ को कवर किया जा सके। अब लास्ट में जो है वो एक दुआ है जो कि फीमेल्स को जो है वो लाजमी पढ़नी चाहिए जब वो अपने लेबर पेन्स पे आए। ये सूरह इंशिकाक की आयत नंबर 4 है, व अलकत मा फीहा व तखल्लत। ये फीमेल्स को लाजमी अपना जब लेबर पेन्स ट्रू स्टार्ट हो जाए तो उसको स्टार्ट करें, सो दैट इसके मायने ये कि जो चीज़ भी है वो अपनी जगह छोड़ दे। तो इट मीन्स डिलीवरी के प्रोसेस को जो है वो अल्लाह ताला आपकी मदद करे, वो आसान हो जाता है। अब समअप करते हुए जो है वो मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपनी दोनों पैनलिस्ट का कि उन्होंने बहुत अच्छी डिस्कशन की हमारे साथ। और बाकी जो है वो इनसे अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो हमदर्द मतलब नाज़माबाद पे और हमदर्द मतलब आराम बाग पे ये दोनों मौजूद होती हैं। इनके टाइम्स जो है वो आपसे यहाँ ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे। और साथ साथ शिफाउल मुल्क में जो हॉस्पिटल जो हमदर्द यूनिवर्सिटी में है वहाँ तबीबा लीना हमीद भी मौजूद होती हैं। और साथ साथ जो है वो जो आप मशवरे प्रेगनेंसी के हवाले से या चाइल्ड बर्थ के हवाले से लेना चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम इसी तरह के प्रोग्राम्स आगे भी करते रहेंगे और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपके जो भी सवालात हैं जो हम इस सेशन में जवाब नहीं दे सके हैं तो इंशाल्लाह वो आपको कमेंट्स में जो है वो आपके जवाब आज मिल जाएंगे। और जो एक्सरसाइजेज और उसके हवाले से जो चीज़ें हैं तो उसके लिंक्स आपको वीडियोज़ के लिंक्स पोस्ट कर दिए जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।